हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वॉइस। इसके पहले हमने वॉइस के से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा था और कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आज हम कुछ एडवांस लेवल के एमसीक्यूज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है, दे विल ऑब्जेक्ट टू यूर सीइंग दिस फिल्म। दे विल ऑब्जेक्ट टू यू, दे हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल हो गया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने पढ़ा है कि जब भी सब्जेक्ट के साथ विल या शेल का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ होता हो और हमें पेशिव बनाना हो तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल शेल की जगह क्या आ जाएगा, विल शेल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक हमें हिंट मिल गई, क्या कि विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, पेसिव बनाने के लिए हमें क्या ढूंढना है, विल शेल बी के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, विल हैव यूज नहीं किया जाएगा, हैज की कोई जरूरत नहीं है, मे की कोई आवश्यकता नहीं है, बचता क्या है, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। आई रिमेंबर ये एक स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है, आई रिमेंबर मुझे याद है। क्या याद है मुझे, कि माय फादर टेकिंग मी टू द जू, मेरे पिताजी का मुझे जू ले जाना मुझे याद है। ठीक है, कि मेरे पिताजी मुझे जू ले जाते हैं, तो ये बात मुझे याद है। अब ये बात मुझे याद है एक अलग स्टेटमेंट है और माय फादर टेकिंग मी टू द जू यह मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे पेसिव बनाना है। जनरली क्या होता है कि जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है और उसके पेसिव बनाने की बारी आती है तो हमें यह बात पता है कि उसके लिए हम यूज करते हैं बीइंग। क्या यूज करते हैं, बीइंग। वर्ब का आईएनजी फॉर्म की जब भी बात होती है तो जनरली हम बीइंग का यूज करते हैं। तो माय फादर टेकिंग मी टू द जू, तो यहाँ पर आई रिमेंबर मुझे याद है, क्या, बीइंग टेकन ले जाना, ठीक है, टू द जू बाय माय फादर। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका होगा सी। दूसरा क्यों नहीं हो सकता, देखिए पहला यहाँ तो वाज पास्ट की बात ही नहीं हो रही है कहीं से कहीं लग, यहाँ पर भी वाज आ रहा है, तो ये दो स्टेटमेंट तो पहले ऐसे ही हट जाते हैं। तीसरा बचता है इट इज रिमेंबर। अब देखिए पेसिव अगर बनाया जा रहा है तो यहाँ पर इट इज रिमेंबर्ड थर्ड फॉर्म होना था, अगर हम इसको पेसिव मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इधर आगे वाले को तो बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, द विलेजर्स डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। ये डिड नॉट इन्फॉर्म जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं वर्ब से सेकेंड फॉर्म से रिलेटेड है। और जो वर्ब के सेकेंड फॉर्म, डिड मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको अगर पेसिव बनाने की बारी आती है तो हम एक बात ध्यान रखते हैं, क्या, कि वाज वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म ढूंढना होता है। ठीक है, तो वाज नॉट इन्फॉर्म्ड ये संभावना बन सकती है, वाज बीइंग नहीं, हेड नहीं आवश्यकता, हेड नहीं आवश्यकता। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ए वाला स्टेटमेंट जो होगा वह सही होगा। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आप पेसिव को चुटकियों में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू मस्ट शट द डोर्स। यू मस्ट शट द डोर्स। अब देखिए ये मस्ट जो है ना, ये एक मोडाल है। ठीक है, और शट जो है वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने पढ़ा है क्या, कि अगर मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है, अगर मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो भी मोडाल आपको ऊपर दिया गया था वही मोडाल आपको यूज करना है और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। समझते हैं आप। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डोर मस्ट बी, ये एक संभावना बन सकती है। टोल्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्ट आया है लेकिन बीइंग हमारे स्ट्रक्चर में बीइंग नहीं है, इसलिए हमें नहीं यूज करना है। मस्ट बीन यह भी नहीं होगा। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट बचता है कौन सा, डोर्स मस्ट बी, तो मोडाल के साथ बी भी आ गया, और शट जो है इसका थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है, तो ये द डोर्स मस्ट बी शट, ये दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट आंसर। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है मास स्टडी। ठीक है सर, ये कहाँ मिलेगा हमें? तो आप प्ले स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हमारे पास अलग अलग कोर्सेस है। अगर आप एक्सपर्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं लैंग्वेज की तो वह भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हमें 1-to-1 कोई ट्यूटर मिल जाए, पर्सनल लेवल पर पढ़ाने वाला मिल जाए, तो वह भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जरूर मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, नेक्स्ट है ही गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहां पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये हेज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हेज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो क्या ध्यान रखना है? आपको देखना है हेज या हेव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है? हेज हेव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहां पर पहले स्टेटमेंट में क्या है? हेड बीन, कोई आवश्यकता नहीं है। वाज आ गया, कोई आवश्यकता नहीं है। वाज आ गया, कोई आवश्यकता नहीं है। हेज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, करेक्ट स्टेटमेंट डी होगा। सर ये तो बड़ा ही प्यारा जादू है, ये तो कैसी ट्रिक, इसको हमें सारे बता दीजिए ना। हाँ तो देखिए भैया, जब भी आपको कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखे और बात की जाए कि पैसिव बनाओ, बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, आपको मैं बता देता हूं आपके लिए। पैसिव आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इसे समझ लेते हैं तो। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव में अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको पैसिव में इस तरीके से चेंज करेंगे, और अगर पैसिव में दिया हुआ है तो उसको एक्टिव में इस तरीके से चेंज करेंगे। क्या समझते हैं? अगर कहीं पर आपको दिख रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर दिख रहा है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है सेकेंड फॉर्म तो आपको यूज करना है वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको अगर कहीं दिख रहा है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आपको यूज करना है विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कहीं पर आपको दिख रहा है एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है एम इज आर तो लगाना ही है, पर उसमें ढूंढना है आपको बीइंग। और पैसिव की बात कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। इसी तरीके से इसका पास्ट फॉर्म होता है वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या ढूंढना है? वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाए हैव या हेज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या यूज करना है? हैव या हेज, और ढूंढना है उसमें बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका पास्ट होता है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ढूंढना है हेड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कोई सा भी मोडाल अगर आपको दिखता है, कोई भी मोडाल दिखाई देता है मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है मोडाल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों सर, ये क्या काम में आएगा? अरे भैया अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं ना तो पैसिव चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में। ठीक है, आसानी से आपको सिर्फ देखना है, हिंट से देख करके आप सेंटेंस को देख करके फटाक से पैसिव लगा देंगे। अदरवाइज अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में उलझ गए ना तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हमारे पास समय की बड़ी कमी रहती है। ठीक है, तो ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगर आपको ये वाला साइड दिखता है तो आंसर में क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है। और अगर ये दिखता है क्वेश्चन में तो आंसर में इसको ढूंढना है। ठीक है, समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हमारे पास आ गया क्या? हेज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं
टेबल के माध्यम से समझते हैं। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पर दिया हुआ है, जी हाँ ये हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है, हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं आंसर में हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है। ये हैड बीन आ गया तो ये नहीं होगा, वाज आ गया नहीं होगा, वाज आ गया नहीं होगा, हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, हुज स्टाइल हैज द एक्टर इमिटेट। देखिए ये हैज आया, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या पढ़ा था हमने, हैज हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो क्या देखना है भैया, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो हैव हैज के साथ ढूंढना है हमको क्या, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं इसमें हैज इमिटेड, हैज के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गया, हैज बीन इमिटेटेड ये संभावना बन सकती है, वाज इमिटेटेड इनकरेक्ट हो जाता है, वाज इनकरेक्ट हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट बचता है जो है कि बी। समझ में आ रहा है, बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट डू। देखिए समझेंगे, अगर कहीं पर डू की बात हो रही है, डज की बात हो रही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस की बात हो रही है, तो क्या करना है हमें, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो बीइंग आ गया, इसमें हटाओ इसे, ये बीन आ गया इसे हटाओ, यहाँ पर भी बीन आ गया इसे हटाओ, बचता कौन सा है, बाय व्हाट इज इट डन। इसमें क्या हो गया, इज भी आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया। हमने कहा था कि इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। ये हैज के साथ वर्ब का कट, ये CUT कट जो होता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकेंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी कट होता है, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, हैज के साथ कट, मतलब यहाँ पर हैव हैज के साथ कभी भी वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, मतलब ये समझेंगे कि यह भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है, तो फिर हम क्या समझते हैं, हैव हैज के साथ जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो हम ढूंढते हैं हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म किसमें है। अरे भैया इसमें तो वायर्स आ गए, वर्ब के साथ ऐसे ही है, हटा दो इसे। यहां पर भी सॉरी आर के साथ ING आ गया, हटा दो इसे, हैव हटा दो, क्योंकि अंतर क्या है, क्योंकि हैव हैज के साथ हमें क्या ढूंढना है, बीन और बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव बीन कट ये संभावना बन सकती है, हैड बीन कट नहीं बनेगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी होगा। कैसे पहचाना, अरे सर हमने टेबल देखी ना, टेबल में हमने देखा कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो हमें क्या ढूंढना है, हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म किसमें है, इसमें, तो ये सी वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट समझते हैं, लेट द बॉय डू दिस वर्क, ठीक है, लेट द बॉय डू दिस वर्क। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें एक दो ऑब्जेक्ट है, एक तो द बॉय भी ऑब्जेक्ट है और दिस वर्क भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा, एक तो लेट दिस वर्क बी डन बाय द बॉय, ठीक है, ये संभावना बन सकती है। लेट दिस वर्क बीन, ये बीन नहीं आएगा यहाँ पर। लेट दिस वर्क बीइंग, यह भी नहीं आएगा। लेट दिस वर्क हैव बीन नहीं आएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए होगा। लेट दिस वर्क बी डन बाय यू। ये जो लेट वाला स्टेटमेंट होता है ना, लेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, और जब इनका पेसिव बनाया जाता है ना, तो कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है कि लेट सबसे शुरू में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो लेट के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो क्या होगा, लेट दिस वर्क, फिर लगाते हैं बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी डन बाय द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट है, हिज रूड बिहेवियर एस्टोनिश्ड एवरीवन। सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये है हमारा सब्जेक्ट, उसका रूड बिहेवियर। एस्टोनिश्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एवरीवन हो गया ऑब्जेक्ट। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाए, पेसिव बनाने की बात आए, तो क्या करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में सर हम वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ वाज के साथ ING आ गया, हटा दो इसे। यहाँ वाज के साथ बीन आ गया, नहीं, ठीक है। वाज के साथ हैविंग आ गया, नहीं, ठीक है। तो बचता कौन सा है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए वाला जो स्टेटमेंट होगा वह करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट समझते हैं, गॉड विल ब्लेस गुड मैन। देखिए ये विल है, ये सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, और ब्लेस हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या पढ़ा है कि अगर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो क्या ढूंढना है, विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है, विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं विल शैल बी के साथ, विल बी और थर्ड फॉर्म एक तो इसमें है, वुड आ गया नहीं, आवश्यकता है। विल ब्लेस्ड डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गया, विल बीन आ गया नहीं। हमने क्या ढूंढना है, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले स्टेटमेंट में है तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों सर, क्या फ़ायदा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, शेयर करने से सभी का फायदा होगा, सब्सक्राइब करने से अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड द आर्मी टू सरेंडर। जो सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थितियां थी, उन्होंने कंपेल किया, फोर्स किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किसको, आर्मी को, किस काम के लिए, टू सरेंडर, सरेंडर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ढूंढना है, एक तो पहली बात तो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हम क्या देखते हैं, सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो आपने वह टेबल में भी बताया था, क्या सेकेंड फॉर्म आता है तो हम ढूंढते हैं वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो देखते हैं वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। आर आ गया, कोई आवश्यकता नहीं। ईज आ गया, कोई आवश्यकता नहीं। हेज आ गया, कोई आवश्यकता नहीं। हमें क्या ढूंढना है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया, द आर्मी वाज कंपेल्ड टू सरेंडर बाय सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है वी नीड, हमें आवश्यकता है 6 कैमल्स फॉर और वर्क। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट है, नीड क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब कहीं पर यूज किया जाए, ये वाला पहला स्टेटमेंट, तो क्या ढूंढना है, एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ढूंढिए एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इज के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आर के साथ आईएनजी आ गया, नहीं आवश्यकता है। आर के साथ बीन आ गया, नहीं आवश्यकता है। ठीक है, आर के साथ नीडेड, यह भी संभावना बन सकती है। अब देखिए दो से स्टेटमेंट को बारीकी से समझेंगे। 6 कैमल्स, एक से अधिक की बात हो रही है तो 6 कैमल, ईज आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, डी जो होगा करेक्ट। तो 6 कैमल्स आर नीडेड बाय अस फॉर आवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। विल द टीचर नॉट टीच अस ग्रामर टुमारो। विल द टीचर, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। भाई विल द टीचर सब्जेक्ट हो गया, नॉट टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो विल के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, हमें क्या ढूंढना होता है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। सर ये कैसे पता चला, अरे भैया टेबल देखो ना, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो क्या ढूंढना है, विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं विल शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वुड आ गया, पहले तो इसे हटाओ, वुड आ गया। ठीक है, अब बचते हैं 2 शैल वाले, अच्छी बात है। ठीक है, अब सब्जेक्ट जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। यहां पर शैल के साथ क्या लगा दिया, नॉट, तो ये नहीं होगा। शैल वी नॉट बी टॉट ग्रामर टुमारो बाय आवर टीचर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। द ऑफिसर विल नॉट हैव अकम्प्लिश्ड, विल के साथ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो विल शैल के साथ अगर हैव का यूज किया जा रहा है और थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है तो विल शैल तो वैसे वैसे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। हैव के साथ हम लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या ढूंढना है, विल शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। शुड बी ये हटा दो, तुम्हारा द वर्क इज टू ये हटा दो, 2 बचते हैं। द वर्क विल हैव नॉट बीन अकम्प्लिश्ड, द वर्क विल नॉट हैव बीन अकम्प्लिश्ड। तो हम विल शैल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। ठीक है, अब 2 स्थिति तो सामान्य। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बचता है, द वर्क विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है और विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है। अब देखिए, अब इसमें हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वह है सब्जेक्ट और वर्ब। अब किसको ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट और वर्ब को। सब्जेक्ट कौन है, द ऑफिसर, और ऑब्जेक्ट कौन है, वर्क। तो वर्क आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, यह बात तो ठीक है। अब बचता कौन है, सब्जेक्ट
बाय द ऑफिसर आना चाहिए, तो यहाँ पर बाय द ऑफिसर आ गया है, नहीं आया है। बचता किसमें, बाय द ऑफिसर, इसमें बचा हुआ है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, बी का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया। आपको बताया गया है पहले ही क्या, कि जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो और हमें पैसिव बनाने की बारी आए तो वाज वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, तो अब इसमें वाज वर्ग सभी में वाज है, हाँ सभी में वाज वर्ग है। ठीक है, किसमें नहीं है, हेड बिन में नहीं है, इसे हटा दो पहले। तो बचते कौन है, वाज वर्ग के साथ क्या ढूंढना है हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं ये तो आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, वाज टू बी बिल्ट, यह भी नहीं होगा। बचता कौन सा है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टेटमेंट करेक्ट जो होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट समझते हैं। शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैडम, शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैडम, वह उसे पसंद है क्या, कि लोग उसको मैडम कहे। ठीक है, अच्छी बात है। तो वर्ब का अब यहां पर समझेंगे इसे। शी लाइक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये शी लाइक्स जो है ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जब भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो हमने पढ़ा है एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। क्या देखते हैं अपन, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा, अगर हमें यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है तो फिर इसके सेकेंडरी वर्ब देखते हैं। सेकेंडरी वर्ब क्या है, यहां पर टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए और उसे पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो हमें ध्यान रखना है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ध्यान रखना है, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब टू बी कॉल्ड यहां पर भी है, टू बी कॉल्ड यहां पर भी है। ठीक है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। क्यों नहीं है, पहले तो यह समझ लेंगे, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, आस्क टू बी कॉल्ड अस मैडम, टू बी कॉल्ड यहाँ तो पहले ये तो हट जाएगा पहले ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन कॉल्ड मैडम ये पास्ट में चला जाएगा तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैडम और शी लाइक्स टू बी कॉल्ड ए मैडम। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल मैडम की हो रही, तो इसको हटा देंगे। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी वाला होगा कि शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैडम। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या सॉल्व कर लिया, ऑल द क्वेश्चंस एंड फाउंड दैट दे वर करेक्ट, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और ये लास्ट में पाया गया कि वो सही थे। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड यहां पर। ठीक है, द क्वेश्चंस वर करेक्टेड एंड सॉल्व्ड, ये बात तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को भी भूल गए, ऑब्जेक्ट को भी भूल गए। ऑल द क्वेश्चंस वर फाउंड टू बी करेक्ट सॉल्व्ड एंड करेक्टेड सून, all the questions were solved and found to be corrected by the student or all the questions were solved and found correct। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट का भी यूज़ किया है, प्रॉपर तरीके से जो भी बातें पूछी गई थी वो बताई गई है। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट सॉल्व्ड, तो ऑल द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो और इसके सेकेंड फॉर्म की जब भी बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। एंड फाउंड दैट, क्या फाउंड का पाया गया, दैट दे वर करेक्ट। तो यहां पर दे वर करेक्ट मतलब डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहां टू बी करेक्टेड आएगा। क्या होगा, टू बी करेक्ट बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट है ऑल द बुक्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द एल्मीरा। ऑल द बुक्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द एल्मीरा। देखिए यहां पर आप कौन सा स्टेटमेंट है समझेंगे, हैव बीन और स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आ गया हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये पहले से ही पैसिव में दिया हुआ है। आपको ढूंढना क्या है, एक्टिव ढूंढना है। तो एक्टिव ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ढूंढते हैं हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म, इट इज अननोन। ठीक है, all the books have been stolen from the Almirah, it is unknown who has stolen। ठीक है, the books which are stolen from the Almirah no one knows। ठीक है, someone has stolen all the books from the Almirah।
ठीक है, हु इज स्टोलन ऑल द बुक्स फ्रॉम द एल्मीरा। देखिए जब भी कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, अब इसमें देखो चोर चोरी करके ले गया, अब चोर चोरी करके ले गया तो किसी को पता तो है नहीं, किसी ने देखा तो नहीं है, मतलब इसको जब पैसिव बनाया गया तो सब्जेक्ट इसमें से गायब कर दिया गया। जब एक्टिव इसका बनता है तो समवन से स्टार्ट होता है जनरली इस तरीके के स्टेटमेंट, तो समवन हैज स्टोलन, ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया उन्होंने सिंपली वे में कि समवन हैज स्टोलन, किसी ने चुरा लिए हैं क्या, ऑल द बुक्स फ्रॉम द एल्मीरा, एल्मीरा से सारी किताबें चुरा ली है। पैसिव क्या बना, ऑल द बुक्स हैव बीन स्टोलन, सारी बुक्स स्टोलन कर ली गई है फ्रॉम द एल्मीरा। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, तो क्या होगा, इंग्लिश स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या बनाते हैं, उसमें एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, इट इज इंग्लिश स्पोकन नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, बी वाला, इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था, इंग्लिश इज वाइडली स्पोक, लेकिन स्पोक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और हम पैसिव बनाते हैं तो एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इट इज इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल, ऐसा नहीं होगा, इट इज इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वीक्ड सन हैज वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रिफल्स, द वीक्ड सन हैज वेस्टेड, ये देखिए हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या करना है भैया, आपको बोला गया है कि हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आए तो क्या ढूंढना है, बीन के, हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वॉज वेस्टेड ये तो गलत हो जाएगा, द मनी हैज बीन वेस्टेड ये संभावना बन सकती है, वॉज ब्लेम्ड ये गलत हो जाएगा, मनी इज वेस्टेड ये गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी होगा कि अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो हम पैसिव में क्या ढूंढते हैं, हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दे अवार्डेड हिम द नोबेल प्राइज इन 1980, दे अवार्डेड हिम द नोबेल प्राइज इन 1980। देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, एक तो हिम हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, भाई उसको अवार्ड ही दिया गया, और क्या दिया गया, नोबेल प्राइज, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, तो ऑब्जेक्ट दो में से कोई भी आगे चला जा सकता है। ठीक है, हिम भी जा सकता है और नोबेल प्राइज भी जा सकता है, हमारे पास कौन गया है, ही। दूसरा यहाँ पर जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, मतलब क्या बात करनी है, वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हमें ढूंढना है वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो वाज टू बी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, वाज बीइंग आईएनजी हो गया, वाज अवार्डेड सही हो सकता है, और हेड बिन की तो बात ही नहीं हो रही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1980, उसे 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट समझते हैं, हु हैज पावर टू डू इट, हु हैज पावर टू डू इट, तो सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, बाय हुम इज पावर हेड टू बी डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है बाय हुम इज पावर टू बी डन। ठीक है, बाय हुम द पावर कैन बी डन, हु इज टू बी हैव द पावर टू डू इट, हु इज टू बी हैव, और नेक्स्ट है बाय हुम इज पावर हेड टू डू इट। सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या ढूंढना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिर एम इज आर के साथ ठीक है थर्ड फॉर्म। दूसरा, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, अब हमें यहां इसके लिए कोई वर्ब नहीं मिल रही है, तो एक दूसरा तरीका आपको मैंने बताया है, क्या, टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हु हैज पावर टू डू इट की जगह क्या होगा, टू बी डन। तो टू बी डन के लिए कौन सा है, एक तो टू बी डन, एक है कैन बी डन, हैव द पावर टू डू, तो एक ही बाय हुम इज पावर टू बी डन। ठीक है,
नेक्स्ट है हुज एडवाइस हैज चेंज्ड योर लाइफ, किसकी एडवाइस ने हैज चेंज्ड, मतलब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हैव हैज के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है तो हमें ढूंढना है हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, ठीक है। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ये भी है, हेड की कोई आवश्यकता नहीं है, वर की कोई आवश्यकता नहीं है, हैज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए वाला होगा। नेक्स्ट समझते हैं, आई पोलाइटली रिफ्यूज्ड देयर इन्विटेशन, आई पोलाइटली मैंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया विनम्र भाव से, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट आता है तो हमने बोला है क्या कि एम इज आर के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देयर इन्विटेशन वाज पोलाइटली रिफ्यूज्ड, ठीक है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ एक संभावना बन सकती है, ठीक है। वाज टू बी रिफ्यूज्ड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हेड बिन की आवश्यकता नहीं है। इन्विटेशन वाज केप्ट टू बी रिफ्यूज्ड नहीं होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देयर इन्विटेशन वाज पोलाइटली रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट है द रिजल्ट सरप्राइज्ड हिम, रिजल्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ही वर्ब का सेकेंड है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। अब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो हैज बीन हट जाएगा। अब वाज के साथ थर्ड फॉर्म इसमें भी है और वाज के साथ बीइंग आ गया तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, डी, क्या होगा, ही वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट समझते, अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है आपको समझने के हिसाब से। देखिए सरप्राइज्ड द रिजल्ट सब्जेक्ट है हमारा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट को जब पीछे लगा ले जाते हैं तो कैसे लिखता है, बाय सब प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है, हमने अभी तक यही पढ़ा है। लेकिन अब ध्यान रखना कि अगर वर्ब आपकी सरप्राइज है, वर्ब क्या है, सरप्राइज है, तो फिर वहाँ पर एट नहीं जुड़ेगा, वहाँ पर सब्जेक्ट के लिए बाय नहीं जुड़ेगा, वहाँ पर क्या जोड़ते हैं अपन, एट जोड़ते हैं, तो एट करेक्ट होगा। तो क्या होगा, ही वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट नहीं होगा। सरप्राइज के साथ बाय का यूज हम नहीं करते, सरप्राइज के साथ हम यूज करते हैं एट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, ऑल द सपोर्टर्स वर इनकरेजिंग, ठीक है, वाज वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देखते हैं कि वाज वर के साथ जब आईएनजी फॉर्म हो तो क्या यूज करते हैं, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। वाज वर के साथ जब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, वाज वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म है कि नहीं। वाज इनकरेज, ये इनकरेक्ट हो गया। वाज बीन है, नहीं होगा। हेड बीन नहीं होगा। वाज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डी वाला जो स्टेटमेंट होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द बीवर्स कैन बिल्ड डैम्स अक्रॉस द रिवर एंड कैनाल्स, ठीक है, ये कैन हो गया, कैन के साथ हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी इस तरीके का मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या यूज किया जाएगा, अब यहाँ पर कैन बी बिल्ट, एक ये सही हो सकता है, कैन बीन नहीं होगा, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है, ए वाला स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं 29 वाला, एवरी एम्प्लॉई शुड फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। एवरी एम्प्लॉई शुड फॉलो, ठीक है, ये शुड एक मोडाल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, शुड मोडाल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है, ठीक है, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ एक संभावना बन रही है, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म इसमें भी बन रहा है, शुड हैव बीन इसमें नहीं बन रहा है, तो ये दो तो इनकरेक्ट हो गए, बचता कौन सा है, ए और सी सही बचता है। अब देखिए एवरी एम्प्लॉई शुड फॉलो, एवरी एम्प्लॉई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और इंस्ट्रक्शंस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एवरी इंस्ट्रक्शन इज टू एवरी इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली बाय एवरी एम्प्लॉई, ठीक है, और केयरफुली एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पर एवरी जो जुड़ा हुआ है किसके साथ जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉई के साथ जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी होगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वाई डिड सीता राइट सच एन एसे, ठीक है, ये डिड की बारी बात हो रही है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जब भी आता है तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढा जाता है, ठीक है। तो वाई डिड सीता राइट सच एन एसे, तो हमें क्या ढूंढना है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, वाई वर सच एन एसे रिटन बाय सीता,
ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। वाई वाज सचिन ऐसे रिटर्न बाय सीता, यह संभावना बन सकती है। वाई वाज बीइंग आ गया वाज वर्ब के साथ, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला है और नीचे वाला। अब बात किसकी हो रही है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसे है। अब एक ऐसे के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो वर तो लगाया ही नहीं जा सकता, बचता क्या है वाज, तो वाज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, वाज किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट समझते हैं, दे हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स। दे हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, ये हैव के साथ आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आता है, हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो हम क्या ढूंढते हैं, हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम ढूंढते हैं। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। हैव बीइंग आ गया, नहीं आवश्यकता है। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म संभावना बन सकती है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म संभावना बन सकती है। नीड टू बी रिवाइज्ड नहीं हो सकता। बचता क्या है, ऑल द लेसन्स हैव ऑलरेडी बीन रिवाइज्ड बाय देम, और दे हैव बीन आस्क्ड टू रिवाइज ऑल द लेसन्स। यहाँ आस्क्ड पूछने की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग, एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो जब एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तो क्या ढूंढना है हमें, एम इज आर और ढूंढना है बीइंग। क्या ढूंढना है, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। एम इज आर, ये आर तो आ गया, लेकिन बीइंग इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आर आ गया, बीइंग आ रहा है, हाँ बीइंग आ रहा है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, संभावना बन सकती है। एम इज आर आ रहा है, ठीक है। बीइंग आ रहा है, हाँ ठीक है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है। इज आ रहा है, सही बात है, बीइंग भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है। अब ये तीन एक जैसे आ गए। अब हमें समझना है कि क्या धोने की बात हो रही है भैया, वॉशिंग द क्लोथ्स। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लॉथ्स, तो आगे क्या होना चाहिए, द क्लोथ्स। द क्लोथ्स आर, द क्लोथ्स आर, द क्लोथ्स इज। देखिए क्लोथ्स यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर इज का यूज नहीं करेंगे, पहली बात तो। ठीक है, अब ये भी हट गया। दूसरा, द क्लोथ्स इज, यहां पर भी ये भी हट गया। अब बचता क्या है, द क्लोथ्स आर नॉट, पहला भी पहले इनकरेक्ट हो गया था, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है क्या, द क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड प्रॉपर्ली नाउअडेज बाय द वॉशरमैन। तो बी वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विल शी डू दिस वर्क। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विल शी डू दिस वर्क, क्या वो है यह कार्य करेगी। ठीक है, तो देखेंगे, इसे समझते हैं। विल डू मतलब विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या ढूंढना है, विल शैल तो रहेगा ही, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, तो दिस वर्क बी डन, नहीं भैया ये वुड आ गया, हटाओ इसको पहले, तो तीनों में विल है। ठीक है, दिस वर्क भी है, अब बी ढूंढना है, बी भी है, ये बी ना आ गया, इसमें इसको हटाओ। बी डन है किसके द्वारा, बाय हर, बाय हर। ठीक है, विल दिस वर्क बी डन बाय हर, और विल दिस वर्कड, ये वर्कड यहाँ पर आ गया, ये पहले से हटा दो उसको, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, द टीचर हैज मेड द लेबरियस स्टूडेंट मॉनिटर। जो मेहनती स्टूडेंट थे उनको भैया टीचर ने क्या कर दिया है, मॉनिटर बना दिया है। तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमें क्या ढूंढना है, हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, कौन है भैया, जो मेहनती स्टूडेंट है। ठीक है, तो द लेबोरियस स्टूडेंट हैज बीन, हैज हैव बीन, अरे भैया हैज और हैव दोनों क्यों आ गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। हेड बीन, हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हेड की कोई आवश्यकता नहीं है। हैज़ बीन मेड, ठीक है, संभावना बन सकती है। हैव बीन मेड, या दो, आप देखिए बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो ये यहाँ पर यूज़ किया गया है लेबरियस स्टूडेंट, ये एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक मेहनती स्टूडेंट है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट अगर है तो एक स्टूडेंट के साथ क्या यूज़ किया जाना चाहिए, हैज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये हैव भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। एक ही स्टेटमेंट बचता है सही, वो क्या है, सी। क्या है, द लेबरियस स्टूडेंट मतलब जो मेहनती स्टूडेंट है, हैज़ बीन मेड मॉनिटर, उसको मॉनिटर बनाया गया है किसके द्वारा, बाय द टीचर, मीन्स टीचर के द्वारा। नेक्स्ट है, हुज प्रॉपर्टी विल द गवर्नमेंट सीज। किसकी प्रॉपर्टी विल द गवर्नमेंट सीज, तो विल और सीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विल के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है क्या ढूंढते हैं, विल शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढते हैं, विल शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो हमें ढूंढना है, एक तो विल, हैव आ गया, कोई काम नहीं है। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, संभावना बन सकती है। विल हैव आ गया, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वाज
कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही स्टेटमेंट बचता है, कौन सा, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट जो होगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल। ये प्लीज बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हेल्प हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो ये एक तरीके का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, काम लगाने वाले सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो स्टेटमेंट बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर ऑर्डर्ड नहीं दे सकते क्योंकि प्लीज बोल रहे हैं, सजेस्ट भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि प्लीज बोल रहे हैं, टोल्ड भी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि प्लीज बोल रहे हैं। जब प्लीज बोलेगा तो व्यक्ति क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर गर्ल, तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट समझते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन एट वंस। यह भी भैया वही बात है, सॉल्व हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस क्वेश्चंस हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर अगर रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर की बात नहीं हो रही, सजेशंस की बात नहीं हो रही है, तो इसको इस लेट से भी सॉल्व किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लेंगे सबसे पहले लेट, सभी में लेट है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दीज क्वेश्चंस, तो दीज क्वेश्चंस किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो हट गए। लेट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया है, हैव आ गया, तो ये भी हट गया। यहाँ पर आया है बी, हाँ आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है करेक्ट। तो क्या होगा, लेट दिस क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड एट वंस। ठीक है, समझ में आ रहा है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये जो टेबल हमने दिए ना, इस टेबल को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। अगर आप इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हंसते हंसते आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, लेट मी सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये लेट वाला आ गया, तो हमने बोला था इसमें क्या है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉरी दिस क्वेश्चन, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट के बाद पहले तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, तो लेट दिस क्वेश्चंस। अब उसके बाद आता है बी, क्या आता है बी, ध्यान रखेंगे इस तरीके के लेट वाले जो स्टेटमेंट है और उसको पैसिव बनाने की बाद बारी आ रही है, तो लेट बाद वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बीइंग वाला हट जाएगा, बीन वाला हट जाएगा, बीन वाला हट जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये होगा। तो लेट दिस क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है, समवन स्टोल माई वॉच दिस मॉर्निंग। समवन स्टोल, ये समवन स्टोल जो है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है उसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसे पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज किया जाता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब जो है स्टील है, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल है और थर्ड फॉर्म जो उसका होता है वो होता है स्टोलन। ठीक है, तो इसमें स्टीलन दे दिया, ये तो इनकरेक्ट हो गया भैया। स्टोल्ड भी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बीइंग स्टोलन, अरे भैया वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब आता है ना तो हम क्या करते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये बीइंग तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये नहीं होगा। तो स्टेटमेंट को एक ही बचता है, कौन सा, माई वॉच वॉज स्टोलन, और स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म करेक्ट भी है। ठीक है, तो माई वॉच वॉज स्टोलन बाय। ठीक है, नेक्स्ट है, रेखा वॉज राइटिंग अ स्टोरी। रेखा वाज राइटिंग ए स्टोरी, ये वाज वर्ब के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए, पैसिव बनाने की बारी आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अरे भैया वाज वर्ब के साथ जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए और पैसिव बनाने की बारी आए ना, तो आप वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। सर ये कैसे पता चला, अरे भैया ये टेबल में हमने लिखा है, देखो वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो क्या ढूंढना है हमें, वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं वाज वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म। ये वाज आ गया, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, बीइंग तो आया नहीं भैया। हेज आ गया, आवश्यकता ही नहीं है। वाज आ गया, बीन आ गया, जबकि हमको क्या चाहिए था, बीइंग चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। बसता एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सा है, ए वाला, द स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय रेखा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, शी हैज सेटिस्फाइड एवरीवन इन द फैमिली। ये हैव हैज आ गया, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। जब भी हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं सर हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढते हैं, हैव हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, एवरीवन हैज बीन। ठीक है, तो एवरीवन इन द फैमिली, हैज सेटिस्फाइड आ गया, बीन नहीं आया, हैज बीन सेटिस्फाइड संभावना बन सकती है। हैड बीन की तो बात ही नहीं हो रही है, वाज सेटिस्फाइड की बात ही नहीं हो रही है। करेक्ट क्या होगा, हैज बीन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट समझते हैं,
आवर टीम कुड विन द मैच। भैया देखो ये मोडाल है कुड, और मोडाल के साथ यूज़ किया गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुड मोडाल है तो हमें कुड ढूंढना है, तो कैन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है कुड के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो इसमें क्या आ गया, हैव आ गया, ये भी नहीं, बचते दो। कुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। विन का थर्ड फॉर्म विंड नहीं होता है, विन का थर्ड फॉर्म होता है वोन। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो द मैच कुड बी वोन बाय आवर टीम। आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होना जरूरी है। जब तक आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म याद नहीं होंगे हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर एक पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब्दुल वाज क्लीनिंग द कार, ये वही बात हो गई क्या कि एम इज आर वाज वर के साथ वर्ब का ing फॉर्म जब भी आता है तो हम ढूंढते हैं बीइंग। क्या ढूंढते हैं, बीइंग। वाज वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाज बीइंग थर्ड फॉर्म, सही बात है, वाज बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाज ये तो गलत हो गया, वाज बीइंग थर्ड फॉर्म ये भी सही है। अब देखेंगे समझेंगे बड़ी बारीकी से इसमें। वाज बीइंग थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन। तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या क्लोन्ड होता है, नहीं होता है। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या क्लाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो भी गलत हो गए। अब स्टेटमेंट कौन सा बचता है, लास्ट वाला, द कार वाज बीइंग क्लीन्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बाय द अब्दुल। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म, अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन का नहीं पता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दिखेंगे वही बीइंग क्लाइड बीइंग क्लीन्ड, तो अब हम कंफ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट समझते हैं, दे आर रिपेयरिंग द हाउस। दे आर रिपेयरिंग द हाउस, ये वही स्टेटमेंट है। एम इज आर के साथ ing फॉर्म जब आता है तो हम क्या ढूंढते हैं, एम इज आर बीइंग के साथ ing फॉर्म ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे एम इज आर बीइंग के साथ ing फॉर्म, ये भी है। हेज आ गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया क्योंकि हमें बीइंग चाहिए। इज के साथ टू बी आ गया, नहीं चाहिए। एक ही बचता है, द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। कैसे बन रहा है भैया, अरे एम इज आर के साथ ing, हमने पढ़ा है क्या कि एम इज आर के साथ जब ing आएगा तो हम क्या ढूंढेंगे, एम इज आर बीइंग होना चाहिए। अब एम इज आर बीइंग कहाँ है, एम इज आर बीइंग इसमें है, हाँ है। इसमें एम इज आर कहाँ है, बीइंग तो है पर एम इज आर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसमें एम इज आर तो है लेकिन बीइंग नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एम इज आर तो है पर बीइंग नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट बचता है जिसमें एम इज आर भी है, बीइंग भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो ये ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्ग जंप। हु होल्ड्स, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब भी आता है तो हम यूज करते हैं एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, और ये जो हु होता है ना ये पीछे जाता है क्वेश्चन वर्ड में, तो बाय हुम बन जाता है। तब हमें क्या क्या ढूंढना है, एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है और बाय हुम ढूंढना है। ठीक है, पहले तो हैव आ गया, आवश्यकता ही नहीं है। बाय होम इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड, यहाँ पर संभावना बन सकती है क्योंकि ये एम इज आर भी आ गया और होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड भी आ गया। द लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इज टू बी हेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बाय होम देखिए, द लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इज टू बी होल्ड, हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, होल्ड प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, इज टू बी हेल्ड फ्यूचर की बात हो गई है। हु इज आस्क्ड टू बी होल्डिंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा बाय होम इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड फॉर द लॉन्ग जंप। नेक्स्ट है व्हाट इंटरटेन्स एवरीवन। व्हाट इंटरटेन्स एवरीवन, ये भी है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। ठीक है, तो एम इज आर तो ठीक है, थर्ड फॉर्म भी समझ में आ रहा है, टू बी वाला नहीं आएगा इसमें। ठीक है, व्हाट कैन वाला भी नहीं आएगा, बचते के उनसे दो है। एवरीवन इज इंटरटेन्ड बाय व्हाट। ठीक है, बाय व्हाट इज एवरीवन इंटरटेन्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड जब भी फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बाय व्हाट से होनी चाहिए, तो बी वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो करेक्ट होगा। तो बाय व्हाट इज एवरीवन इंटरटेन्ड। नेक्स्ट है स्मोक एंड फ्लेम्स। स्मोक एंड फ्लेम्स इंगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। स्मोक एंड फ्लेम्स, स्मोक और फ्लेम्स ने क्या किया, इंगल्फ निगल लिया। ठीक है, एरिया को, तो ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। स्मोक एंड फ्लेम्स वर टू बी इंगल्फ्ड, नहीं होना है। द एरिया वाज इंगल्फ्ड इन। देखिए ये जो इंगल्फ वर्ब है ना, ध्यान रखेंगे उस वर्ब को, ये वर्ब के साथ अगर हम कोई चीज लगाएंगे तो हमेशा इन आता है। क्या आता है, इन आता है, बाय नहीं आता है। इंगल्फ वर्ब के साथ इन का यूज किया जाएगा।
जैसे हम लगाते हैं ना कि लास्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम बाय से जोड़ देते हैं, तो इंगअप जब वर्ब आएगी ना तब बाय नहीं आएगा, तब इन का यूज़ करना है। इसी प्रकार नो वर्ब आए, जैसे आई नो यू, तो हम क्या लिखते हैं, यू आर नोन बाय मी, बाय मी नहीं आएगा। नो वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, तो क्या होगा, यू आर नोन टू मी। ठीक है, तो द स्मोक एंड द फ्लेम्स वर टू बी, अरे भैया वर्ड टू बी तो नहीं आएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, द एरिया वॉज इंगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट है, हाँ ये संभावना बन सकती है। स्मोक एंड फ्लेम्स वर टू बी इंगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू, वर टू बी तो नहीं आएगा भैया। द एरिया वॉज इंगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर बीइंग मेड डिफिकल्ट, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही, इसलिए वर बीइंग का यूज नहीं करेंगे, तो स्टेटमेंट एक ही करेक्ट बचता है जो है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, वाई हैज योर एल्डर ब्रदर रिफ्यूज्ड टू गिव द प्रॉपर्टी टू यू। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमें क्या ढूंढना है, हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखो हैज रिफ्यूज्ड टू बी, या बी आ गया, बीन नहीं आया है, तो पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हैज आ गया है, बीन भी आ गया है, रिफ्यूज्ड भी आ गया है, ठीक है। हैव आ गया है, बीन नहीं आया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हेज आ गया है, बीइंग आ गया है, बीन नहीं आया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट बचता है, कौन सा, बी वाला। तो वाई हैज द प्रॉपर्टी बीन रिफ्यूज्ड टू बी गिवन टू यू बाय योर एल्डर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, डू यू एक्सपेक्ट योर फ्रेंड टू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुडे। तो डू यू वाला जो आ रहा है, डू डस का जब भी आता है तो हमें एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, तो आर योर फ्रेंड्स टू, बीन नहीं आएगा इसमें, आर बीइंग नहीं आएगा, आर के साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है, वर की बात नहीं हो रही क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट बचता है वो जो सी है। तो आर योर फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क नो ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो यहां पर होगा, इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल एनी ड्रीम विदाउट हार्ड वर्क। ये पहले से ही कैन बी पैसिव में बना हुआ है, ये कैन बी, अगर कैन बी आ रहा है तो हमें क्या ढूंढना है, पहली बात तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। तो क्या होगा, वन कैन फुलफिल नो ड्रीम, अरे नहीं भैया ऐसा थोड़ी होगा, वन कुड फुलफिल नहीं, ये भी नहीं आ सकता। नो ड्रीम्स कैन बी डन, नहीं कैन बी डन, ये पहले से ही पैसिव है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी ड्रीम विदाउट हार्ड वर्क। देखो एक तो ये स्टेटमेंट सही बन सकता है, ये डिफिकल्ट बात है, विदाउट हार्ड वर्क नो ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड, तो इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल एनी ड्रीम विदाउट हार्ड वर्क, एक तो संभावना ये बन सकती है। दूसरा, विदाउट हार्ड वर्क वन कैन फुलफिल नो ड्रीम, ये भी नहीं होगा, ए करेक्ट स्टेटमेंट ए ही होगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है कहीं पर भी, तो हम आपके लिए स्पेशल हमने डिज़ाइन किया है ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको मिलेगा जो लगभग कुछ इस तरीके से सिलेबस इसका डिज़ाइन किया गया है कि लगभग सारी एग्जाम्स इसमें कवर करने की कोशिश की हमने। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, जो टॉपिक तो पढ़ाया ही जाएगा लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। क्या फ़ायदा होगा उससे, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बेसिक्स और एडवांस लेवल के ग्रामर सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं और क्या है भैया, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है। मतलब अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हमारी इंग्लिश बोल नहीं पाते, हमें आती तो है लेकिन बोल नहीं पाते, तो ये आपके लिए बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम थोड़ी बहुत बोल लेते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर हमको कोई ट्रेनर मिल जाए, तो हम आपके लिए स्पेशल एक्सपर्ट ट्रेनर भी लेकर के आए हैं। ठीक है, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए स्पेशल एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, किड्स स्पोकन बैच। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश बोलते बोलते कहीं ना कहीं आप अटक जाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, किसके कारण, तो वोकेब के कारण हम अटक रहे हैं या वोकेब के कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स भी आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, अगर आपको लग रहा है कि कोई हमें 1-to-1 पढ़ाने के लिए आ जाए, ठीक है, हम क्लास में बैठ नहीं पाते हैं, कोई हमें पर्सनल लेवल पर पढ़ा दे, ठीक है, तो स्पेशल ट्रेनर आपके लिए लेकर के आए जिसमें आप रहेंगे और आपके ट्रेनर रहेंगे, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए स्पेशल आपके लिए बुक डिज़ाइन की गई है। ठीक है, कि सर हमको कोई सी किताब मिल जाए जिसमें हमको बहुत सारा
कंटेंट मिल जाए जिसमें हम पढ़ सके, समझ सकें। तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास जो है वो बुक आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें आसान हुई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक काम जरूर कर लीजिएगा, आप ये मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या फ़ायदा है सर इसका? मास स्टडी ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको ये जितने भी कोर्सेज हमने बताए ना वहाँ पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, और आपको अब अपनी मनपसंद कोर्स जो भी आप लेना चाहे, परचेस करना चाहे, तो आप अपने हिसाब से उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।